मानसिक शक्ति के इस मंच कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हम इसमें चर्चा करते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और जो कुछ मैंने जाना समझा है मैं आपके साथ उसे बांटता हूँ। एक छोटा सा पुराना वाकया सुनाता हूँ। एक शाम की बात है, एक माता पिता मुझे मेरे क्लिनिक में मिलने आए और बताने लगे कि उनका लड़का MBBS की कंपटीशन में, एंट्रेंस कंपटीशन में बैठना चाहता था। एग्ज़ाम कुछ एक हफ्ता रह गए थे और अचानक उसने खाना बंद कर दिया था और 3-4 रात लगातार जगने के बाद एकदम चुप हो गया था। घर में बहुत तनाव था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने उसे बुलाया, बड़ी मुश्किल से, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना। ऐसी मानसिक अवस्था में जब लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हों और माता पिता सोच रहे हों कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, सेहत बिगड़ रही है, ऐसे में ये कन्विंस करना कि चलिए डॉक्टर को मिल के आते हैं, बहुत बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल आई एम थैंकफुल टू द बॉय दैट ही केम। वाई हमने देखा, हमारी टीम ने, सबने उनसे बातचीत की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो अपना आपा ऑलमोस्ट खो चुका था, उदासी के आलम में। और पढ़ाई और ध्यान का इतना ऑब्सेशन था कि सब कुछ, बॉडी के बाकी फंक्शंस एकदम सप्रेस हो गए थे। मैंने कहा आप हॉस्पिटल में एडमिट करिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कुछ और ख़तरा न सामने आए और उस वक्त आप कैसे मैनेज करें। खैर वो तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बच्चे को एग्ज़ाम देना था, लेकिन उन्होंने एक थेरेप्यूटिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम जो कहेंगे, जितना कहेंगे आप पढ़िए और जितना कहेंगे उस हिसाब से आप सोइए। उसने क्या किया क्या नहीं किया, बहरहाल हम दवाइयाँ भी नहीं शुरू कर पाए क्योंकि उससे नींद आती है। तो बच्चे ने कहा हम दवा नहीं लेंगे। इंटेलिजेंट बॉय ही बस। बहरहाल रूटीन में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवार से कहा गया आप लोग घर पे रहें, इसको वॉच रखें, देखें क्या होता है और हमें बताएं। जैसे तैसे इम्तिहान गुजरा। जब इम्तिहान ख़त्म हो गया और ये बोझ कम हो गया, तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि मामला शांत हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4-5 दिनों के बाद वो अचानक रोने लगा और इट वॉज अनकंट्रोलेबल। उसे रोका नहीं जा सका। फाइनली उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, डिप्रेशन का इलाज करना पड़ा। करीब, जहाँ तक मुझे याद है कि 2.5-3 हफ्ते वो अस्पताल में था। बाद में रिजल्ट आया, पास हो गए, और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं कह सकता। ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग मानसिक स्वास्थ्य की जो सीमा रेखा है उसे पार कर देते हैं, अपनी क्षमताओं से परे चले जाते हैं। कुछ लोग अधिक सेंसिटिव होते हैं, वो जरा भी अगर सीमा रेखा पार करते हैं तो मेंटल सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये खेल है अपनी सीमा रेखा को पहचानने का, मेहनत करने का। ये खुशी की बात है कि आज के छात्र, उन्हें कहना नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई करें, वो पढ़ते रहते हैं। दे आर सो ऑब्सेस्ड एंड सो occupied and make all kind of arrangements of collecting the material, going for tuition classes and doing everything perfect, no doubt about it. But having said that, जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर शख्स एक जैसा नहीं है, सभी अलग अलग हैं। सभी का शरीर अलग है, मन अलग है, उसकी शक्तियाँ अलग हैं, उसके कंट्रोल बटन अलग हैं। और कभी कभी कुछ लोग ये सीमा रेखा पार कर देते हैं। तो पढ़ाई करना, अधिक पढ़ाई करना अच्छी बात है, मगर किसके लिए?
जो वो कर सके। अधिक पढ़ाई करने से जो मेंटल एग्जॉशन होता है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वो एक हेल्थ रिस्क फैक्टर। ये सर्वविदित है कि मेंटल एग्जॉशन से, जिसको हम एकेडमिक बर्नआउट कहते हैं, कई तरह की मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे एंजाइटी इन फॉर्म ऑफ पैनिक एपिसोड, घबराहट की बीमारी जो ठीक नहीं होती और बनी रहती है, लंबे समय तक जाती है। दूसरा, डिप्रेशन की एपिसोड शुरू हो जाते हैं, कभी कम सीवियर होते हैं, कभी ज़्यादा सीवियर होते हैं, कभी वो महीने के स्पेसिफिक दिनों में आते हैं, कभी हर दिन रहते हैं। और जिन लोगों में कोई फैमिली हिस्ट्री है मानसिक बीमारी की, या जिन लोगों का बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा है, या और अधिक रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका जीवन और कठिन हो जाता है, उनमें ये बीमारी होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तीसरा जो तत्व आता है वो है एडिक्शन। ये बच्चे एडिक्शन के लिए ज़्यादा, एडिक्शन पोटेंशियल अमंग दीज पीपल इज़ वेरी हाई। सो ये भी देखा गया है कि ये बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो एडिक्टिव बिहेवियर में ज़्यादा इजीली खिंच जाते हैं, बहुत आसानी से खिंच जाते हैं, और वो महफिलें शुरू हो जाती हैं और प्रॉब्लम अलग तरह से आ जाती है। चौथी समस्या जो आती है वो ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, अपने बदन को लेकर परेशान, वजन कम होना ही चाहिए। ये एक मानसिक रोग है। लोग अपनी उंगलियां डाल डाल के उल्टी करते हैं, खाना निकालते हैं, खाना छुपाते हैं। इस पे जरूर चर्चा होगी किसी दिन। ईटिंग डिसऑर्डर along with depression, along with anxiety, very difficult symptom complex। फिर उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, पर्सनैलिटी बदलने लगती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, उनकी देयर कैपेसिटी टू फॉर्म ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद पार्टनर एंड विद फ्रेंड्स, बोथ आर compromised, becomes very difficult। हर हालत में मुझे कभी भी सेंस ऑफ वेलबीइंग, मतलब हमारे जीवन में खुशी है, ये लगता ही नहीं। माँ बाप सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, सब कुछ है, मगर करें तो क्या करें, ये कभी खुश नहीं रहता। जरूर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व उस हिसाब से बन रहा है जिसमें आप कुछ भी भौतिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। अगर कुछ किया जा सकता है तो मनोवैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से उसे, उसके विचार करने की धारा को मोड़ा जा सकता है। तो ये तो कुछ हेल्थ रिस्क हैं फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है शारीरिक बीमारियों का सिलसिला। थकावट, कमजोरी, हीमोग्लोबिन कम होना, एनर्जी नहीं रहना। फिर आगे चल के इन लोगों में अनेक अलग तरह की बीमारियां, जिसको लोग साइकोसोमैटिक इलनेसेस वगैरह जो भी आप नाम दे सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। जब पूरी बॉडी का सिस्टम जिस मानसिक संबल पे टिका हुआ था, जब वो धरातल डगमगाता है, तब किसी भी अंग में कोई भी बीमारी होने की संभावना जागृत हो जाती है। तो मामला कहाँ था, लड़का अधिक मेहनत कर रहा था और हमने देखा कि उसका जो परिणाम होता है वो कभी कभी एकदम उल्टा होता है। वो पास भी होंगे, सफल भी होंगे, सब कुछ होगा, मगर साथ में ये कठिनाइयाँ भी जीवन में लगी रहेंगी। इस संतुलन को बनाने के लिए ये जरूरी है कि शुरू से ये पहचान लिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या हमारे लिए संभव है, क्या हमारे लिए अच्छा है। एक आदत किसी भी कीमत पर
मुझे ये करना है। आदत अच्छी है मोटिवेशन के लिए, लोग बड़े अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे, गाने मिलेंगे, कहानियाँ मिलेंगे, मोटिवेट होना चाहिए, मगर हर इंसान के लिए वो संभव नहीं है। हर शख्स अलग अलग है और अलग अलग उसकी पहचान है। आप समाज में अपने दाएं बाएं आगे पीछे किसी को भी देखिए, कोई दो लोग एक जैसे नज़र नहीं आएंगे। और फिर आप सफलता किस कीमत पर चाहते हैं, ये भी एक विचाराधीन प्रश्न है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ाई करें, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो ओवर ड्राइव में जाएंगे, अगर वो एक नियति की साइकिल को तोड़ना चाहेंगे, अगर प्रकृति का जो नियम है अपने शरीर का वो अगर टूटेगा तो मामला खराब होगा। शरीर को तकलीफ होगी, मन को तकलीफ होगी, परिवार को तकलीफ होगी, आप विजय भी पाएंगे तो पछताएंगे। ऐसी सूरत नहीं आनी चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सबसे आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य की सूचना। ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सब कुछ इंटरनेट, कंप्यूटर, हर जगह अवेलेबल। इसमें कोई नई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बात आपको लगे कि ये सच्चाई है, ये महसूस होना चाहिए। हर परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जब कोई बालक उस घर में मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है दम तोड़, तो उसकी सुरक्षा का क्या इंतज़ाम किया गया है, उसके खाने का, उसके रेस्ट पीरियड, लगातार काम न करे, बीच में ब्रेक ले, बॉडी को डिफरेंट तरह से उसकी ट्यूनिंग हो, मानसिक योग क्रियाएं कैसे वो काम में लाई जाएं, कुछ और कैसे किया जाए, जिसको कहते हैं लोग आम भाषा में बैटरी रिचार्ज करना। तो आपको अपनी बैटरी, you should allow the battery to get exhausted and then recharge it. कुछ लोग उल्टा करते हैं, वो हमेशा चार्ज मोड में ही रहना चाहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जानकारी है फिर भी वो अपने आप को इस इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में तो इम्तिहान हर क्षण होता है, मगर ये जरूरी नहीं कि आप इम्तिहान के कैमरे के तले बने रहें। इम्तिहानों के साये से छुटकारा लें, स्वच्छंद जीवन जिएं और अपने रास्ते पे खुशी खुशी आगे बढ़ें। मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम का यही मकसद है कि आप विजयी भी हों, विजयश्री मिले और स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिले। कितने मिनट हुआ?